सोचिए, एक ऐसा हत्यारा जो न सिर्फ निर्दयता से हत्या करता था, बल्कि लाशों को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़कर उन्हें चुनौती देता था। कौन था ये बेरहम अपराधी और क्या पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो पाई? जानिए इस सच्चाई को जो आपकी रूह तक हिला देगी। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद हैं जो क्राइम से भरी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। वापस आते हैं आज की कहानी पे। एक सर्द सुबह दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर अचानक हलचल मच गई। एक पुलिसकर्मी ने देखा कि एक काले रंग के बैग में कुछ अजीब सा रखा है। बैग के पास पड़ी एक चिट्ठी पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। जब बैग खोला गया तो वहां जो मिला उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। एक लाश के टुकड़े, बेरहमी से काटे गए शरीर के अंग। ये किसी साधारण अपराधी का काम नहीं था। ये किसी ऐसे शख्स की करतूत थी जो न केवल हत्या करता था, बल्कि अपने अपराधों से पुलिस को खुला चैलेंज देता था। जांच शुरू हुई। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, कौन है ये दरिंदा जो कानून का मजाक उड़ा रहा है? लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जल्द ही और बैग मिलने लगे और हर बैग के साथ पुलिस के सामने एक नई पहेली आ खड़ी हुई। जैसे जैसे पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, तिहाड़ जेल के बाहर मिले इस बैग ने पुलिस को सकते में डाल दिया था। जांच टीम ने सबसे पहले उस इलाके की छानबीन की। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन कातिल ने इतनी चालाकी से काम किया था कि कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस ने बैग के अंदर मिले शव के टुकड़ों का फॉरेंसिक परीक्षण कराया। जांच में पता चला कि यह शव एक युवा पुरुष का था, लेकिन पहचान करना आसान नहीं था। फिर पुलिस ने राजधानी के सभी गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट्स खंगालनी शुरू की। जल्द ही एक सुराग मिला। शव पर मौजूद निशानों और फॉरेंसिक जांच से पता चला कि हत्या बेरहमी से की गई थी और कातिल अपने शिकार को अच्छी तरह से जानता था। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, ये किसी निजी दुश्मनी का नतीजा लग रहा था। जैसे जैसे पुलिस ने गहराई में जाना शुरू किया, उन्हें और भी डरावनी सच्चाई का पता चला। अगले कुछ हफ्तों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ऐसे ही बैग मिलते रहे। हर बैग के साथ एक चिट्ठी होती थी जिसमें कातिल पुलिस को चुनौती देता था। चिट्ठियों की भाषा और स्टाइल से पता चला कि यह काम एक ही शख्स का है। लेकिन सवाल ये था कि वह कौन था और क्यों ये खौफनाक खेल खेल रहा था। जांच टीम ने अब कातिल के पैटर्न को समझने की कोशिश की। हर चिट्ठी में कातिल खुद को एक कदम आगे बता रहा था। उसके हर कदम से यह साफ था कि वह पुलिस से काफी चतुर था। बैग के अंदर शव के टुकड़े देखकर पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई शारीरिक ताकत से जुड़ी हत्या नहीं थी। कातिल ने अपने शिकार को पूरी योजना के तहत मारा था और फिर शव को अलग अलग टुकड़ों में काटकर उन बैगों में पैक किया था। पुलिस ने अब हत्या के बाद के परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया। एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। हत्या के समय कातिल ने किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं किया था। मतलब यह कि शिकार और कातिल के बीच कोई परिचय हो सकता था। क्या कातिल अपने शिकार को जानता था? फिर पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। कुछ चिट्ठियों में कातिल ने उन जगहों का उल्लेख किया था जहां उसने अपनी मंशा को अंजाम दिया था। वह जगहें वही थीं जहां उसे आसानी से शिकार मिल सकते थे। पार्क, सुनसान सड़कें और गुप्त स्थान जहां कोई सवाल नहीं पूछता था। पुलिस को यह अंदाजा होने लगा कि यह किसी शहरी इलाका नहीं, बल्कि बाहरी इलाके में रहने वाले किसी व्यक्ति का काम हो सकता है। पुलिस ने शहर के बाहर के इलाकों में अपनी छानबीन तेज की। एक दिन अचानक पुलिस को एक गुमशुदा व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली, जो एक मानसिक रोगी था और लंबे समय से गायब था। पुलिस ने उसकी पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। ये वही व्यक्ति था जो पुलिस की जांच में सबसे ऊपर था। इस दिल दहला देने वाली कहानी का असली अपराधी चंद्रकांत झा था। चंद्रकांत झा, जो एक आम आदमी के रूप में जीवन जीता था, दरअसल एक खतरनाक और बेरहम हत्यारा था। वह 1998 से 2007 के बीच दिल्ली और उसके आसपास कई हत्याओं को अंजाम दे चुका था। उसने जो अपराध किए वे न सिर्फ क्रूर थे, बल्कि इतने सोचे समझे तरीके से किए गए थे कि पुलिस के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो गया। चंद्रकांत झा का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से था और किसी ने नहीं सोचा था कि वह कभी इतना खतरनाक अपराधी बनेगा। शुरुआत में वह एक दुकानदार था,
लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो उसे अपराध की दुनिया में खींच लाया। झा के बारे में यह भी जानकारी मिली कि वह मानसिक रूप से असंतुलित था। उसके परिवार वालों और दोस्तों के मुताबिक वह बहुत गुस्सैल और क्रोधी स्वभाव का था। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ने लगी और उसके अंदर एक अजीब सा पागलपन आने लगा। चंद्रकांत झा ने अपनी पहली हत्या तब की जब उसने एक व्यक्ति से मामूली सी बहस के बाद उसकी जान ले ली। इसके बाद उसने एक भयावह तरीके से और कई लोगों को मार डाला। उसका तरीका बहुत ही विकृत था। वह शवों को काटकर अलग अलग बैगों में पैक करता था और फिर उन्हें सार्वजनिक स्थानों जैसे तिहाड़ जेल के पास छोड़ देता था। हर बार उसने एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा होता था कि पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करे, और उसने कई बार पुलिस को यह चुनौती दी कि वह उसे पकड़ नहीं पाएंगे। उसकी ये चिट्ठियां उसके मानसिक विकृति का संकेत थीं और यह दिखाती थीं कि वह अपराध करने के बाद भी खुद को सुरक्षित महसूस करता था। चंद्रकांत झा की मानसिक स्थिति और विकृत सोच ने उसे इस राह पर लाकर खड़ा कर दिया। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसके लिए हत्या करना किसी आदत या नशे की तरह बन गया था। वह समाज से कटकर एक तरह से अपराध करने को अपना मिशन मानने लगा था। एक और बात थी कि चंद्रकांत झा के मन में पुलिस के प्रति गहरी नफरत और विरोध था, जो उसके अपराधों के पीछे एक बड़ा कारण था। उसके बारे में यह जानकारी सामने आई कि उसे पुलिस से कई बार नकारात्मक अनुभव हुए थे और इसका असर उसकी मानसिक स्थिति पर पड़ा था। चंद्रकांत झा ने अपनी जिंदगी में कई बार पुलिस की कार्रवाई का सामना किया था। कई बार उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया और इसके बाद पुलिस से उसे काफी गुस्सा आ गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि चंद्रकांत को पुलिस की पूछताछ और हिरासत में अन्याय महसूस हुआ था, जो उसके भीतर एक गहरी नफरत और बदला लेने की भावना को जन्म देने लगा। इस नफरत का असर उसके अपराधों में देखा गया, खासकर जब वह अपनी हत्याओं के बाद पुलिस को चुनौती देने के लिए चिट्ठियां छोड़ता था। वह पुलिस से यह कहता था कि तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, और उसने अपनी हत्याओं के जरिए पुलिस की ताकत को चुनौती दी थी। इस तरह पुलिस के प्रति उसकी गहरी नफरत और बदला लेने की भावना ने उसे और अधिक क्रूर बना दिया। यह भी माना जाता है कि उसने अपनी हत्याओं के जरिए पुलिस को परेशान करने की कोशिश की थी और वह चाहता था कि पुलिस हर बार उसकी पकड़ में न आए। उसकी चिट्ठियां और बैगों में शवों के टुकड़े छोड़ने की पूरी प्रक्रिया एक मानसिक और भावनात्मक प्रतिशोध का हिस्सा थी, जो उसने पुलिस के खिलाफ महसूस किया था। इस तरह चंद्रकांत झा के मन में पुलिस के प्रति गहरा जहर था, जो उसकी मानसिक विकृति और अपराधों को और भी भयंकर बना देता था। चंद्रकांत झा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेजी से की। शवों के टुकड़ों से लेकर छोड़ी गई चिट्ठियों तक हर एक सुराग ने उसे अपराधी साबित कर दिया। फोरेंसिक जांच में शवों के टुकड़ों का डीएनए मैच हुआ और चिट्ठियों को उसके हस्ताक्षर से मिलाकर यह साबित हुआ कि वही इस घिनौने अपराध का मास्टरमाइंड था। चंद्रकांत झा के खिलाफ मामला अदालत में पहुंचा और यहां पर एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। उसकी बचाव टीम ने यह तर्क दिया कि वह मानसिक रूप से असंतुलित था और इसलिए उसे अपने अपराधों का पूरी तरह से एहसास नहीं था। वहीं अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया कि चंद्रकांत ने अपने अपराध पूरी सटीकता से योजना बनाकर किए थे, जो यह दर्शाता था कि उसे अपनी कृत्य की पूरी समझ थी। इस मामले ने मीडिया में जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया और लोग यह जानने के लिए बेताब थे कि इस खतरनाक हत्यारे का अंत क्या होगा। बहुत से लोग यह चाहते थे कि चंद्रकांत को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जबकि कुछ का मानना था कि वह मानसिक विकृति से पीड़ित था और उसके लिए सजा देने से पहले उसकी मानसिक स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए। अंततः अदालत ने चंद्रकांत झा को हत्या, शव को अपमानित करने और पुलिस को चुनौती देने के आरोप में दोषी ठहराया। उसकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसे मानसिक अस्वस्थता का शिकार मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उसे सुधार गृह में भेजा गया था, जहां उसकी मानसिक हालत का उपचार किया जा रहा था। इसके बाद वह समाज के लिए एक खतरनाक अपराधी बना, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उसकी सजा में कुछ नरमी बरती गई। चंद्रकांत झा को अभी भी बंदी के रूप में एक सुधार गृह में रखा गया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार
वह मानसिक इलाज के लिए उस समय के एक विशेष संस्थान में भर्ती था जहां उसकी स्थिति पर नज़र रखी जाती है। अब यह सवाल उठता है कि क्या वह समाज के लिए खतरा बन सकता था। हालांकि उसकी मानसिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन ऐसे अपराधी जो अपनी मानसिक विकृति के कारण घातक हो सकते हैं, उन्हें कभी पूरी तरह से पुनर्वासित नहीं किया जा सकता। कई मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि चंद्रकांत झा ने अपने अपराधों के लिए कोई पछतावा नहीं जताया। इसके बजाय वह अपनी मानसिक स्थिति को और अधिक विकृत तरीके से देखता था। उसे लगता था कि उसने कोई बड़ा काम किया है और वह पुलिस और समाज से बदला लेना चाहता था। यह थी आज की खौफनाक कहानी, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति और समाज से निराशा उसे ऐसी हिंसक घटना को अंजाम देने पर मजबूर कर सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें बताएं कि इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है और अगले वीडियो में आप कौन सी घटना सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।